We used to say associated with this electromagnetic radiation we have got few terms. यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव फॉर्म में होती हैं. हम इस तरह की वेव्स इमेजिन कर सकते हैं. as if such waves are traveling. यदि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर रही है तो इस तरह की कोई हम वेव इमेजिन कर सकते हैं. We used to conceptualize a term called wavelength. We introduce a term called wavelength. We denote it by lambda, and this separation. We used to say this are crust and trough. They are alternate crust and trough. This separation is termed as wavelength. This is wavelength of electromagnetic wave or electromagnetic radiation, or this is the wavelength of electromagnetic radiation. We generally denote it by lambda. We denote it by lambda. This is the wavelength. Wavelength of electromagnetic radiation. It's always given in meters, centimeters, or nanometer or Armstrong. यह जो वेवलेंथ है मीटर्स में लिखी जाएगी या सेंटीमीटर्स में लिखी जाएगी या नैनोमीटर्स में या आर्मस्ट्रॉन्ग में. Let me tell you, 1 nanometer is always equal to 10 to the power minus 9 meter, and 1 Armstrong is also a unit of length. 1 Armstrong is 10 to the power minus 10 meters. We used to conceptualize wavelength of electromagnetic radiation. हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी. Frequency of electromagnetic radiations, we denote it by nu. मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में एक स्टेटमेंट और बोलता हूं, ऑल्दो इसको मैं बहुत ज्यादा आगे एलाबोरेट नहीं करूंगा. आगे 12th स्टैंडर्ड में बड़ी अच्छी तरीके से आप इस बात को भी समझेंगे, मगर अभी सिर्फ मैं बोलूंगा, लिखूंगा भी नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में. इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट तो कभी नहीं करती है, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे प्रोपोगेट. ये जो बात है मैं इसको आगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस छोटे से मैं बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं करती है, मगर जब ये प्रोपोगेट करती हैं तो प्रोपोगेशन के दौरान ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हुई चलती हैं स्पेस में. एंड सिंस दे जनरेट electric and magnetic field when they propagate, that's why we are calling them electromagnetic radiations. The radiation which generate electric field as well as magnetic field during the propagation is termed as electromagnetic radiation. चलिए लिख भी देता हूं मैं. 4th point, they generate electric and magnetic field when they propagate. देखिए मैं समझाता हूं. जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. You might have seen magnet. आपने मैग्नेट देख रखा है. मैग्नेट यदि रखा हुआ हो, अब उसके पास में यदि आप किसी आयन के ऑब्जेक्ट को, लोहे के ऑब्जेक्ट को लाए, then you might have observed that कि वह जो आयन पार्टिकल है, it generally used to get aligned and it gets attracted toward that magnet.
उस मैग्नेट के पास आयन के ऑब्जेक्ट को लाने पर वह आयन का ऑब्जेक्ट उससे अट्रैक्ट हो गया। दिस प्रूव्स दैट कि उस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन बना रखा है जिस रीजन में उसके इफेक्ट को फील करा जा सकता है, महसूस करा जा सकता है। उस रीजन में यदि कोई आयन ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको खींच लेता है। ये जो मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक रीजन बनाया जिसमें पास में आने वाला आयन का ऑब्जेक्ट इट गेट्स एक्सीलरेटेड, इट गेट्स अट्रैक्टेड, दैट पर्टिकुलर रीजन अराउंड दैट मैग्नेट वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है, कैसी होती है, 12th स्टैंडर्ड में निश्चित समझेंगे। अभी तो मैं एक बहुत वेग टर्म्स में मोटे आइडिया बता रहा हूं कि एक मैग्नेट के चारों तरफ वह रीजन जहां पर उस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस करा जा सकता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह से एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें उस चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस को महसूस करा जा सकता है। जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो वो अट्रैक्ट होने लगेगा, रिपेल होने लगेगा। दैट पर्टिकुलर रीजन वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरली किसी मैग्नेट की वजह से होती है। और इधर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ ऐसी रेडिएशन होती है जो जब प्रोपोगेट करती है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हुए चलती है। इनके प्रोपोगेशन करने से, आई मीन टू से कि ये सामने हेलोजन है, इस हेलोजन से लाइट रे जब मेरे पास आ रही है, जब इस बोर्ड से टकरा रही है, तो लाइट रे के वहां से यहां ट्रेवल करते समय चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बन गया है। ऑल्दो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इतनी अधिक बन गई कि थ्रू आउट एक दूसरे को सब कैंसिल कर दिए, खत्म हो गया, फिर महसूस नहीं है, मगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना हुआ है। सच रेडिएशंस which generate electric and magnetic field when they propagate, we call them electromagnetic radiation, or electromagnetic radiations generate electric and magnetic field when they propagate. किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अपनी खुद की ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए चलती है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज the number of times electric field varies in a second. एक सेकेंड में जितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होएगा, एक सेकेंड में जितनी बार मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होएगा, दैट इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन इन हर्ट्ज और पर सेकेंड। 1 hertz is equal to 1 second. 1 per second. 1 hertz is equal to per second. These are the two common terms associated with any electromagnetic radiation. कॉस्मिक रेडिएशन की बात करें, गामा रेडिएशन की बात करें, एक्स रेस की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें, या विजिबल रेडिएशन की बात करें, या इंफ्रारेड रेस की, या माइक्रोवेव्स की, या रेडियो वेव्स की, all this electromagnetic radiation have got some certain value of frequency, or they have got certain value of wavelength. And we used to say frequency into wavelength of any electromagnetic radiation is always equal to velocity of light, or the velocity of that electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हम यह एक्सप्रेशन जरूर लिख सकते हैं, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और वन कैन ऑलवेज राइट wavelength of electromagnetic radiation is equal to velocity upon frequency, or frequency is velocity upon wavelength. This notation for frequency, this notation is called nu, nu, nu. It's a Greek alphabet, and this is called lambda.
LAMBDA, lambda. These are the two terms associated with electromagnetic radiation. अब मैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखी हैं, इनकी एक वेवलेंथ रेंज भी बताऊंगा. पहले इन्हीं सब बात को नोट कर लें. दे आर वेरी मच कॉमन टर्म्स. अभी मैंने बहुत डीप में नहीं बताया है, धीरे धीरे करके मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बता रहा हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज अ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट which would lead to conclude, to understand Bohr model of atom. Bohr model of atom, हमारा मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, the main objective is to learn and study about Bohr model of atom. Now, in order to study, in order to learn, in order to understand that Bohr model of atom, it's compulsory, it's mandatory to know about few such development. ये सारे डेवलपमेंट हम पहले देखेंगे और फिर बोर मॉडल पर जाएंगे. पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में और बातें बताता हूं. नाउ लेट मी कंटिन्यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Electromagnetic radiation, we also call them electromagnetic waves. Electromagnetic radiation or electromagnetic waves. In short, we also call them EM waves or EMW. Now, as I told you, this electromagnetic waves, they are in fact the energy carrier. यह energy carrier है. They transmit energy. They transmit energy from one place to another, from one body to another. As I told you, सन से अर्थ तक आने वाली एनर्जी, सन से हम तक आने वाली एनर्जी, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा आ रही है. एक गर्म बॉडी यदि कमरे के अंदर रख दी जाए तो वह गर्म बॉडी पूरे कमरे को गर्म करती है. तो वह गर्म बॉडी जो अपनी एनर्जी पूरे कमरे में फैला रही है, स्प्रेड कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा स्प्रेड कर रही है. नाउ द क्वेश्चन इज, in what manner, in what amount, is there any theory related to it, is there any physics which can be associated to it, is there any rule which we may apply here? Yes, there is a theory, and the theory was suggested by a scientist called Planck. He was awarded with Nobel Prize for this theory. We call it Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. This theory is applicable only for electromagnetic radiation. It's only for electromagnetic waves. ये सिर्फ electromagnetic radiations के लिए और किसी के लिए theory नहीं है. Now what do this Planck's quantum theory says? Planck's quantum theory says that electromagnetic radiation transmit energy in quantums called photons. Now what do you mean by quantum? He simply mean to say that energy is transmitted in bundles. This electromagnetic radiations, they carry energy bundles or energy packets. Each energy packet or each energy bundle
We call it energy quantum, and that each energy quantum is called photons. मैं इस बात को इधर लिखता हूं. He conceptualized energy packets, और या तो आप एनर्जी पैकेट्स कहो या फिर आप कहो एनर्जी बंडल, और आप इसे कह सकते हो एनर्जी क्वांटम, और प्लैंक्स ने इस एनर्जी क्वांटम के लिए जो टर्म इस्तेमाल करा, दैट टर्म इज फोटोन. Now this is a very important and a very interesting concept. हम जब धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी कंटिन्यूअसली मिल रही है, पर प्लैंक्स का कहना था ऐसा नहीं, आपको एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं मिल रही है, आपको एनर्जी छोटे छोटे क्वांटम्स में, छोटे छोटे बंडल्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में मिल रही है, और ये पैकेट्स आपके पास कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली इन पैकेट्स के आने से आपको ऐसा लग रहा है कि वह कंटिन्यूअस है, मगर वहां पर आपको क्वांटम में एनर्जी रिलीज मिल रही है. This theory says that electromagnetic waves transmit energy in quantums called photons. This is Planck's quantum theory. अब इसके बाद फिर दूसरा सवाल था, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्वांटम्स में एनर्जी ट्रांसमिट करती है, फोटॉन्स के रूप में एनर्जी ट्रांसमिट करती है, तो एक एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? क्या हम कोई इक्वेशन लिख सकते हैं? हां, हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं. वी कॉल इट प्लैंक्स इक्वेशन. ही सेड दैट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन is directly proportional to the frequency of electromagnetic radiation. Energy of each quantum, energy carried by each quantum or energy carried by each packet or energy carried by each bundle is directly proportional to frequency of electromagnetic radiation. हम यह जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसे हम हटा सकते हैं, इसकी जगह एक इक्वालिटी साइन रख सकते हैं और एक कांस्टेंट रख सकते हैं. हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वालिटी साइन और साथ में कांस्टेंट विच वी डिनोट बाय H. एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज गिवन बाय E is equal to H nu. This is called Planck's equation. This equation is termed as Planck's equation for electromagnetic radiations or electromagnetic waves. Only, इधर मैं यह बात only जरूर लिखूंगा कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए ही यह बात लिखी जा सकती है. Here this H is termed as Planck's constant. This H is termed as Planck's constant. It's a constant and this constant is termed as Planck's constant. And the value of this constant is, the value of Planck's constant is 6.626
into 10 to the power minus 34 joules second. This is the value of Planck's constant. अब मैं इसी प्लैंक्स इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकता हूं. सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये बात हम जानते हैं. तो इसी प्लैंक्स इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. दिस इज Planck's quantum theory and this Planck's quantum equation. This equation tells us that कोई सी भी लाइट रे है, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, उसके अंदर जो एनर्जी है वह एनर्जी किस रूप में हमें मिल रही है. वह एनर्जी हमें कुछ बंडल्स और कुछ पैकेट्स के रूप में मिल रही है. और एक एक पैकेट के पास, एक एक बंडल के पास, जिसे हम फोटोन कहते हैं, एनर्जी क्वांटम कहते हैं, एक एक एनर्जी क्वांटम के पास जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी बढ़ेगी. जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास में एनर्जी बढ़ेगी. अब देखिए, here this h is a constant, we call it Planck's constant, and the value of this Planck's constant is 6.626 into 10 to the power minus 34. इसकी यूनिट क्या होगी? एनर्जी की जगह हमने जूल्स लिख दिया और फ्रीक्वेंसी की जगह पर सेकेंड लिख दिया. एनर्जी की जगह जूल्स, फ्रीक्वेंसी की जगह पर सेकेंड. तो पर सेकेंड जो है वहां इधर गया तो जूल्स और सेकेंड हो गया. सो द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज जूल सेकेंड. दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए ही लगाई जा सकती है. हम कहते हैं, if somebody asks us that yellow light have wavelength of 5000 Armstrong, then what is energy associated with yellow light? यदि हमसे यह सवाल पूछा जाए, first of all, what is frequency associated with yellow light and what is energy associated with yellow light? Now, in order to answer this, we'll apply Planck's quantum theory. Yellow light हम अच्छी तरह जानते हैं. जो स्ट्रीट्स में, जो सड़कों पर, सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट होती है, उससे हमको येलो लाइट मिलती है. वो येलो लाइट की यदि वेवलेंथ दी हुई है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उस स्ट्रीट लाइट से जिससे हमें येलो लाइट मिल रही है, उससे जो हमें एनर्जी बंडल्स मिलेंगे, उससे जो हमें एनर्जी पैकेट्स मिलेंगे, तो उस एक एक एनर्जी बंडल की, उस एक एक एनर्जी पैकेट की कितनी एनर्जी होगी, उसी को हम येलो लाइट की एनर्जी कहेंगे. सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट येलो लाइट एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट येलो लाइट? नाउ इट्स सिंपल टू सॉल्व. व्हेन वेवलेंथ इज 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, this 5000 Armstrong can be written as 5000 into 10 to the power minus 10 meters. Now, frequency is given by C upon lambda. So, we can write C into 10 to the 3 into 10 to the power 8 meters per second. This is the velocity of light, and wavelength is 5000 into 10 to the power minus 10 meters. This gives us the frequency. हम frequency डिटरमाइन कर सकते हैं 3/5, 0.6. 0.6 तो इधर हो गया, 0.6 इंटू, अब 10 की पावर देख ले जरा, हियर 3 0 10 to the power 5 10 to the power 15 per second, or this frequency is 6 into 10 to the power 14 hertz.
In this manner, we write the frequency of yellow light. We'll say 6 into 10 to the power 14 hertz or 6 into 10 to the power 14 per second. This is the frequency. अब एनर्जी कैसे लिखेंगे? In order to write energy, we will apply this Planck's quantum theory. E is equal to hc by lambda. We will solve it like this. E is equal to, for h I will write 6.626 into 10 to the power minus 34 into, for C I will write 3 into 10 to the power 8, and for lambda I will write 5000 into 10 to the power minus 10. I can solve this. मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा. देखिए 3 0 तो इधर 10 टू द पावर 5 हो गया, 10 टू द पावर 15 हो गया, 10 टू द पावर 15 एंड 10 टू द पावर 14 भी कर देता हूं, 30 कर देता हूं, तो ये 10 टू द पावर minus 20 हो गया. And here I am left with 66.26 into 3 by 5. I'll solve it like this. Now I'll cancel this 5. 13.25. 13.25. 13.25 into 3, that is something 39.6. 39.7. 39.7 into 10 to the power minus 20 joules. This is the energy of that yellow light, or energy of each photon in that yellow light ray. जो yellow light ray है उसमें जो एक एक फोटोन है उसके पास इतनी एनर्जी है, 39.7 into 10 to the power minus 20. I hope everything is correct. hc by lambda. h की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, c की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट सब्स्टिट्यूट करा, और लैम्डा की जगह वेवलेंथ की वैल्यू, या फिर h न्यू, हमने फ्रीक्वेंसी भी पहले निकाल रखी है तो h न्यू सीधा सीधा कर सकते थे. इस तरीके से हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं. दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होल्ड फॉर electromagnetic radiations only. It describes us, it tells us the energy associated with electromagnetic radiations. इसे नोट डाउन करें. मैं कुछ और बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताऊंगा. प्लीज